नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए टेस्ट देख रहे थे। और टेस्ट में यदि बात करें तो जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं विजन आईए से देख रहे हैं। और टेस्ट नंबर 1 इसका हम लोग देख रहे थे और इसको हम लोग पार्ट वाइज देख रहे हैं। वजह ये है, अब की बार जो हम अभी टेस्ट देख रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं, यानी बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है करके देख रहे हैं। वजह ये है कि अब की बार का जो एग्जाम हुआ आपका प्रीलिम्स 2023 का, तो उसके डिमांड को देखते हुए ये जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे जो भी आपसे कंसेप्ट और फैक्ट पूछे गए थे, बिल्कुल यदि आपको एग्जैक्ट आता है तभी आप आंसर कर पाते। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनाए गए थे जहाँ पे ऑप्शन में आपका डाला गया था केवल एक सही है, केवल यहाँ पे 2 युग्म सही है, तीनों युग्म सही है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं इन ऑप्शन के बेसिस पे कि क्वेश्चन का जो है लेवल क्या है। अच्छा, जिन लोगों को देखना है, पेपर का मैं एनालिसिस यहाँ पे किया था, प्रीलिम्स 2000 जो है 23 आपका यूपीएससी का, जाके आप देख सकते हैं। तो पेपर बनाने के तरीके में, यानी जो ऑप्शन रखने के तरीके में थोड़ा चेंज किया गया है पहले से। वैसे में आपका जो है कंसेप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए आपका। यानी कंसेप्ट और प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेते हैं, तो आपको वैसे प्रश्न को हल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, कंसेप्ट तो आना ही चाहिए और फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। और इन सब का तरीका क्या है? रिवीजन। और रिवीजन का एक बेस्ट तरीका ये भी होता है कि आप टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आप सभी को इसका सिलेबस दिखा चुका था, आप लोग पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सिलेबस पढ़ रहे होंगे, और इन्हीं सिलेबस के बेस पे हम लोग आज इसका जो है पार्ट 4 देखेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न की अगर बात करें तो हम लोग 10 प्रश्न यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स 100 प्रश्न यहाँ पे कवर करते हैं, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इफेक्ट कवर किया जाता है। आप लेक्चर देखेंगे, आपको एनालाइज होगा। आप एक कंप्लीट सीरीज देखें, आप देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में जो है प्रॉब्लम नहीं आया। ये कंप्लीट सीरीज यदि कंटिन्यू रहता है, आपका रिस्पॉन्स यदि अच्छा रहता है, तो हम इस सीरीज बिल्कुल अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से आप सभी के लिए करेंगे। चलिए, बाकी इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको बता ही दिया था। पहला टेस्ट आपको जो है राज्य व्यवस्था का है, टेस्ट नंबर 1, ये रहा सिलेबस। ठीक है, और ओवरऑल में आपको सारा सिलेबस और टेस्ट जो है इसका, यदि विजन आईएएस का है, सारा कुछ मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में इसके दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये इसका सिलेबस, ये इसका रेफरेंस जो है बुक रहा। साथ साथ जो है एक करंट अफेयर यहाँ पे 2023-20 टेस्ट में आपको कवर किया गया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो लोग नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा। इसके अलावा इस चैनल पे जो है, यदि आप बीपीएससी जो है, बीपीएससी 69 के लिए अगर बात करें, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे एक जो है आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो जस्ट अभी कुछ दिन में हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग 8 से 10 घंटे डेली जो है टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं पढ़ने पे, वो लोग मेंटरशिप फॉर्म का जो है फॉर्म को फिल कर देंगे। मैं यहाँ लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी यहाँ पे जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम अभी चलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं फॉर्म यहाँ पे डाल दूंगा, और आप सब जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। बाकी अगर बात करें तो एक एनसीईआरटी यहाँ पे बैच हम स्टार्ट किए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई स्टेट पीसीएस, तो वहाँ बेसिक पिलर जो है आपका क्या होता है, एनसीईआरटी बुक ही है। इसी को रेफरेंस में मद्देनजर रखते हुए आपको प्रश्न भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्टली बनाए गए हैं, और ऐसे में एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। और इसमें सबसे पहले आपका एनिशिएंट जो है हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, और ये हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी से, यानी आपको आर.एस. शर्मा से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे डेली आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए भी प्रश्न दिया जाता है। आंसर राइटिंग जो है करके आपको 9015040592 पे सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप पे। ऐसे में कुछ लोग सबमिट भी किए हैं। आप सभी अगर जो चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ना, तो जुड़ सकते हैं। ये सारा जो भी काम आप सभी के लिए किया जा रहा है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चार्ज जो है नहीं लिया जा रहा है, चाहे कोई मेंटरशिप प्रोग्राम हो या कुछ और। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप सभी के लिए बस एक छोटा सा काम है, ये जो बेहतर कंटेंट है। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ग्रामीण इलाके में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें या छोटे शहरों में, तो वहाँ पे कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पहला प्रॉब्लम ये।
दूसरा, अब कंटेंट की एबिलिटी आजकल अगर कहीं बन भी जा रही है, हो भी जा रही है, तो इस कंटेंट को जो है पढ़ के समझ जाना, ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति क्या है, आप सभी को पता ही है, ठीक है? जो लोग भी आते होंगे उनको पता है। तो ऐसे में कंटेंट को पढ़ के अच्छी तरह से समझ जाएँ, इसके लिए जो है हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे और यही यहाँ पे काम किया जा रहा है। देखिए, टेस्ट सीरीज तो मैं आपको दे दूँ और आप इसको सॉल्व कर लें, लेकिन आपको गेन यहाँ से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। टेस्ट देने का मतलब ये होता है उसका एनालिसिस करें, उसके इर्द-गिर्द बातों को जानें और इस तरह से टेस्ट को दें कि फर्दर जो है उस टॉपिक से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बनाने के हालात में हो। और बिल्कुल हमारा इस सीरीज के माध्यम से यही प्रयास है, ठीक है? तो आप लोग जो है इस कंटेंट को, इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, शेयर करें, ठीक है? जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं या बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ हो गया या कोई भी वनडे एग्जाम जहाँ पे आपको जीएस पूछा जाता है, उनमें जो है लेक्चर को आप शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जहाँ से भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है अगर यूट्यूब से, तो उन लोगों तक ये ज़रूर आप पहुँचाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी लेक्चर को आप पहुँचाएँ, जहाँ से भी बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है उसको ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो ऑलरेडी हम लोग जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आप देखे होंगे कि 30 क्वेश्चन में हम लोग लगभग जो है यहाँ पे 10 टाइम्स अधिक जो है फैक्ट वहाँ पे पढ़े हैं। चलिए, तो आज हम लोग को देखना था प्रश्न संख्या 31 से, इसको देखते हैं। अच्छा, जिन लोगों का पॉलिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड है, वो लोग क्या करें, पैरेलली मेरे साथ क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे और देखिए कि आपका जो है कितना प्रश्न यहाँ पे सही बन पा रहा है। इसके अलावा यदि आप पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आपको मैराथन क्लास के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले ईपीएफओ को टारगेट करते हुए एक यहाँ पे आपको लेक्चर बनाया गया था, लगभग 7-8 घंटे का है। एक आपका माइंड मैप वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तो उसे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, देखिए तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के जो है भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है। ये मैं ऑलरेडी आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से था नहीं, बाद में इसको ऐड किया गया और ऐसे में देख रहे हैं भाग 4A में ऐड किया गया। अब देखिए यहाँ पे 4 बातें हैं। पहला देखिए, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना और मतदान करना। यानी जो संविधान के भाग 4A में ऐड किया गया है, उसमें आपको मूल कर्तव्यों में इनमें से कौन कौन शामिल है ये बताना है। ये रहा आपका नीचे ऑप्शन, आप इसके आंसर कर सकते हैं। चलिए, आइए इसके आंसर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगर ध्यान देंगे तो पहला लिखा है ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष को बढ़ने का सतत प्रयास करना। मतदान करना जो है हम लोग देखे थे, ये आपको मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो ऐसे में तो होगा नहीं, ठीक है? ऐसे में ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बन जाएगा। चलिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कि हम लोग देखे थे, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो है संशोधन के बाद इसको ऐड किया गया था और इसको भाग जो है अभी आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक भाग 4A में ऐड किया गया है। साथ साथ आर्टिकल की अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में इसको ऐड किया गया है, ठीक है? ये तो दूसरी बात याद रखेंगे। अब इसमें टोटल कितने मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे, तो टोटल 11 इसमें मूल कर्तव्य अभी हैं। अब 11 यदि आपको याद है तो यहाँ से जो है प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? देखिए, एक बार ध्यान से आप लोग सुन लेंगे कौन कौन से मूल कर्तव्य थे 11, ठीक है? पहला देखिए, संविधान का पालन करना और उनके आदर्श और संस्थानों राष्ट्रध्वज का आदर और सम्मान करना, ठीक है? तो ये राष्ट्रध्वज और आदर का सम्मान करना, ये तो सही हो गया, ठीक है? आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा, तीसरा था भारत की जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा था आपको देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है? मैं ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, ठीक है? पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था। देखिए, ये सारा कुछ का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात,
पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे। जैसे ही आपका लेक्चर फिनिश होगा सीरीज, मैं इसका पीडीएफ आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी बहुत सारा कंटेंट वगैरह अपलोड किया जा सकता है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 बातें कवर कर चुके थे कि देश की रक्षा करना है और आह्वान करने पे आपको राष्ट्र की सेवा करना है। नेक्स्ट था आपको भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पे आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया था? सोवियत संघ से। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट था आपका हमारी जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अगला आपको था प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, इसका रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला था आपको वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन का सुधार की भावना का विकास करना। तो ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी आपका हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से जो है दूर रहें। और एक था आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है। और ऐसे करने से राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उसकी उपलब्धियों को नई ऊंचाई छू ले। और अगला जो है बाद में ऐड किया गया था 66वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने जो है बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य में इस कर्तव्य को ऐड किया गया था। यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना बाद में इसको ऐड किया गया था। ऐसे में आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे बनाया जाए तो आप बिल्कुल बनाने के हालात में होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तो 1, 2, 3 सही हो गया था, आसान सा प्रश्न था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, अच्छा, एक बात जो इसमें चौथा ऑप्शन था कि मतदान करना, ठीक है, तो इसको जो है मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे, तो कथन पे विचार करना है। पहला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के जो है दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, पहला है। दूसरा, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल जो है 6 माह तक जारी रहता है, और प्रत्येक 6 माह पे संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आंसर करेंगे इसका। देखिए, जिनको पता होगा राष्ट्रीय आपात के बारे में वो तो अभी तक आंसर कर लिए होंगे। खैर, जिनको नहीं पता है अभी पता हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन अगर किया जाता है तो आपातकाल के 6 माह तक ही जारी रहता है, और प्रत्येक 6 माह पे अगर इसको मान लीजिए बढ़ाना है तो अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा बात जो है सही है। पहला जो है राष्ट्रपति के आपात की उद्घोषणा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट ऐसा ही होता, ठीक है, लेकिन कब सही होता आपका? ये जो है पहले, ठीक है, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उससे पहले जो है कहानी सही होती। खैर, अभी जो है 2 माह के भीतर नहीं, ये क्या कंडीशन है? 1 माह के भीतर। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आपको आपातकाल का उद्घोषणा होता है तो जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है
इसके जारी होने की तिथि से आपको 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहली बात, ठीक है? और आप देखेंगे अनुच्छेद 352 ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका, अनुच्छेद 352 इसी में आपको राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है कि संसद द्वारा जो है समय सीमा एक्चुअली देखेंगे तो आपको 2 माह ही थी पहले, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन 1978 में क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है इसे कम करके 1 माह कर दिया गया, ठीक है? चलिए इतनी बात ध्यान रखेंगे। देखिए आपातकाल का जो उद्घोषणा होता है, किस समय होता है? तो जब आपका लोकसभा का विघटन हो गया हो, पहला, या लोकसभा का विघटन के 1 माह की अवधि के दौरान बिना उद्घोषणा का अनुमोदन भी हो गया हो, ठीक है? देखिए उद्घोषणा अगर हो जाता है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहेगा, लेकिन राज्यसभा में इस अनुमोदन को किया जा सकता है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया था आपको कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए और आपातकाल जो है 6 माह तक जारी किया जाएगा एक बार करने पे, बिल्कुल ये सही है, ठीक है? देखिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर अनुमोदन हो गया है तो आपातकाल जो है 6 माह तक जारी रह सकता है। कितना दिन तक? 6 माह तक जारी रह सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्येक 6 माह पे जो है संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? यानी 6 माह जैसे समाप्त हुआ फिर से संसद में अनुमोदन किया जाएगा, फिर से संसद में जो है लोकसभा राज्यसभा में इस बात को रखा जाएगा, फिर से इसको पारित किया जाएगा और अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा, जरूरत पड़े तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे वर्ड लिखा था अनिश्चित काल तक, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है? ऐसा एक्चुअली पहले नहीं था, ठीक है? ये भी संशोधन किया गया कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसी में बात जो है किया गया। क्लियर होगा? चलिए, तो ओवरऑल जो है कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, ठीक है? और जब इसका उद्घोषणा हो जाता है तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, और अगर अनुमोदन हो जाता है तो ये 6 माह के लिए जारी रहेगा, और प्रत्येक 6 माह पे अगर अनुमोदन किया जाता रहा तो यह अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल संरचना का भाग है? काफी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है? तो जो संविधान के विकास के संदर्भ में कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है, ठीक है? यहाँ पे 4 दिया है। सरकार के गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, सरकार के अध्यक्षीय प्रणाली, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र और शक्तियों का जो है पृथक्करण। नीचे दिए गए कोड की हेल्प से आपको इसका आंसर करना है। आंसर करें इसका, देखिए इसमें जो सही आपका ऑप्शन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मूल संरचना की बात हुई है, तो सरकार की जो है गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति हो जाएगी, ठीक है? संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र हो जाएगा और शक्तियों का जो है पृथक्करण हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? 1, 3, 4 ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, ठीक है? चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं पे आके रुक जाता है कि ये मूल संरचना आखिर है क्या, ठीक है? मूल संरचना हम किनको बोलेंगे, ठीक है? तो देखिए आप सभी को याद होगा हम कुछ केस के बारे में चर्चा किए थे, जैसे केशवानंद भारती केस, ठीक है? गोलकनाथ बाद की चर्चा किए थे हम लोग थोड़ा। केशवानंद भारती जो केस था वो 1973 का था, ठीक? इसमें जो है उच्चतम न्यायालय जो गोलकनाथ बाद केस था जो 1967 का था, इसमें दिया गया अपना निर्णय को क्या किया, वो ओवर रूल किया, ठीक है? और ऐसा बताया गया आपको। और आप एक और बात देखेंगे तो 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, वैधता को इसको बरकरार रखा गया, और ये बोला गया कि संसद को जो है किसी भी मूल अधिकार को सीमित करने या वापस लेने का अधिकार है, ये बात बोला गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल संरचना का एक नया सिद्धांत भी वहां पे निर्धारित किया गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसद यदि आपको चाहती है तो मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है, वापस ले सकती है, ठीक है? संसद को अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी अप्लाई किया गया, ठीक है? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए गोलकनाथ बाद केस गया 1967 में, ठीक है? उस समय परिदृश्य साक्ष्य कुछ अलग था,
अब सेम अगर बात आई 1973 में, तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल गया। तो ऐसा समय-समय पे देखा गया है, ठीक है? चलिए, इतना बात तो क्लियर होगा। एक बात बस दिमाग में रखेंगे कि संसद जो है किसी भी मूल अधिकार को सीमित करना और वापस लेने का उसको अधिकार है। लेकिन आर्टिकल जो है 368, ठीक है? अनुच्छेद 368, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था पिछले लेक्चर में। इसके तहत जो है संसद की संवैधानिक शक्ति जो है, संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देती है, ठीक है? देखिए, तो आप संविधान में जो है संशोधन करेंगे, आप मूल अधिकारों में संशोधन करेंगे, ठीक है? लेकिन मूल संरचना बदलने की शक्ति आपको नहीं दिया गया है। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 368 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि संसद जो है किसी ऐसे मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है या वापस नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल संरचना का भाग है। तो संविधान के जो मूल संरचना का भाग होगा, उसको संसद जो है सीमित या उसको वापस नहीं ले सकती है। अब प्रश्न तो यही आके खड़ा हो गया कि आखिर ये मूल संरचना क्या है, ठीक है? तो मूल संरचना को जो है आपको, संविधान का जो भी मूल संरचना है, उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है 1915 में जो है उसकी पुष्टि की गई और इसको बताया गया कि आखिर मूल संरचना है क्या। देखिए, मूल संरचना को कौन डिफाइन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करेगा, ठीक है? तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिफाइन किया गया, देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले मूल संरचना के तत्वों को देख लेते हैं। मूल संरचना में जो है क्या-क्या तत्व रखे जाते हैं। अच्छा, संशोधन करने का मतलब क्या होता है? आप उसको विस्थापित नहीं कर सकते हैं। संशोधन का मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी घर को, कोई घर है मान लीजिए, इसमें आपको संशोधन करना है इसका, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर के नींव को हिला देंगे, घर को तोड़ देंगे, फिर नया घर बनाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंटीरियर में क्या कर सकते हैं आप, चेंज ला सकते हैं। वैसे ही कुछ बात ये भी है। हम बात कर रहे थे कि मूल संरचना क्या है, इसके तत्वों के बारे में जान लें। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, सबसे पहली बात याद रखेंगे। भारतीय राजनीति की जो है संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो है प्रकृति रहनी चाहिए। यानी ऐसा संशोधन नहीं किया जाए जिससे आपको भारतीय राजनीति संप्रभु ही ना रहे, लोकतांत्रिक ना रहे और गणतांत्रिक प्रकृति ना रहे। ऐसे में आपका ऑप्शन पहला सही था। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र होना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ संशोधन ना हो जाए कि ये पंथ निरपेक्ष जो चरित्र हमारे संविधान का है, यानी भारत में रहने वाले के लिए कोई धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं किया जाता है, सारे धर्म समान हैं, ठीक है? जो भी चाहे जिस धर्म को मान सकता है, इस चरित्र को चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा, पृथक्करण रहना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये भी आपका मूल संरचना के अंतर्गत आ गया। संविधान का संघीय स्वरूप रहना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, कल्याणकारी राज्य जो होना चाहिए, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात होनी चाहिए, न्यायिक समीक्षा भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है? न्यायिक आपको समीक्षा, अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो न्यायिक समीक्षा को ही आप समाप्त कर दे संशोधन करके, ये आप काम नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, विधि का शासन होना चाहिए, ठीक है? तो ये मूल संरचना का ये भी आ जाएगा कि आपका विधि का ही शासन होना चाहिए, ठीक है? मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व के बीच जब भी जो है बात आए, टकराहट आए, तो उसमें सामंजस्य और संतुलन बनाकर रखना है, जिसका पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा किया गया था। समानता का सिद्धांत होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये भी क्या है आपका मूल संरचना ही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान में संशोधन करने की जो है संसद की शक्ति कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ठीक है? सीमित, ठीक है? वर्ड पे ध्यान देंगे। तो संसद जो है जब भी संशोधन करेगा, इसका शक्ति क्या रखा जाएगा, सीमित, कुछ भी ये नहीं कर सकता है। न्याय तक प्रभावी पहुंच हो, मूल अधिकारों का अंतर्निहित जो सिद्धांत है उसको भी ध्यान रखा जाए। और आर्टिकल जो है 32, ठीक है? आर्टिकल 136, 141 और आर्टिकल 142, ठीक है? इसके तहत उच्चतम न्यायालय की जो प्राप्त शक्ति है वो भी अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। आपको पता ही है कि अनुच्छेद 32 जो है आपको क्या बताता है, ठीक है? ये रीट जारी करने का अधिकार देता है उच्चतम न्यायालय को, कि जब भी मान लीजिए कोई भी सरकारी अधिकारी हो, सरकार हो, ठीक है? किसी व्यक्तियों का जो है उनके
उनका शोषण किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने का अधिकार रखती है। तो जो अनुच्छेद 32 है इसको जरूर याद रखेंगे, 136, 141 और 142। इसके तहत जो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्ति दिया गया है वो बने रहना चाहिए। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति भी आपको होनी चाहिए। देखिए, संस्कार की जो है अध्यक्षीय प्रणाली मूल संरचना का भाग नहीं है, ठीक है, तो अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, तो ऐसे में ये सही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छे से समझ गए तब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये है विशेषता और एक तरफ है ली गई है। कहाँ से ली गई है? नीति निषेधक तत्व जो है आयरिश के संविधान से, मूल अधिकार आपको फ्रांस के संविधान से, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। देखिए इसमें कौन सही है। देखिए, पहला बिल्कुल ही सही है, आप सभी को पता है। नीति निषेधक तत्व हम लोग आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से ही लिए हैं, ऐसे में तो ये सही हो गया। मूल अधिकार आपको पता है फ्रांस के संविधान से नहीं, कहाँ से लिया गया है? ये आपको अधिकार की बात करें, ये आपको यूएसए अमेरिका से लिया गया है, तो ऐसे में गलत हो गया। संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर बात करें, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी बात क्या है? सही है। जैसे में 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल था, या ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। कौन सी बातें कहाँ से ली गई है, ठीक है। फिर भी ध्यान से सुन ले, कुछ तथ्य आप सुन ले यहाँ पे जो आगे प्रश्न में काम आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट आ गया, आगे हो सकता है कुछ और आपसे पॉइंट पूछ दिया जाए, तो ऐसे में जो है इसको ध्यान से एक बार सुन ले। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, ध्यान से सुनेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके अंतर्गत जो है देखेंगे तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा संघ, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण यहाँ से लिया गया था। 1935 में देखेंगे तो बहुत सारे अनुच्छेद डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट किया गया हमारे संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऐसे में बात याद रखेंगे, संघीय तंत्र हो गया, आपातकालीन में उपबंध और प्रशासनिक विवरण हो गया, लोक सेवा संघ, न्यायपालिका, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, ये सब 1935 से। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो ब्रिटेन से जो है हमारे यहाँ सबसे पहला संसदीय व्यवस्था, ठीक है, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था चलता है वो कहाँ से है? तो ब्रिटेन से ही है। पहली बात, विधि का शासन यहीं से लिया गया है, ध्यान से सुन ले। विधायी प्रक्रिया, साथ साथ एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, ये सारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो ये 1935 और ब्रिटेन वाला हो गया। बाकी जो है अगर अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो यहाँ से पहली बात जो आपसे प्रश्न में यहाँ पूछा गया था, तो मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है, पहला। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से हम लोग? यूएसए से ही लिए हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, ये भी सब यूएसए से ही लिया गया है। आयरलैंड का संविधान जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में था, यहाँ से राज्य का नीति निषेधक तत्व, साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? आयरलैंड। ऐसे में आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया था, क्वेश्चन तो 10 ही कवर करेंगे, लेकिन 100 कम से कम यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, इवन इफ उससे ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। तो आयरलैंड से नीति निषेधक तत्व के अलावा क्या क्या लिया गया है? तो पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और ध्यान रखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहली बात तो समवर्ती सूची ली गई है। दूसरी, व्यापार, वाणिज्य और आपको समागम की स्वतंत्रता, साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आप देखते हैं संसद के दोनों सदनों का कभी कभी संयुक्त बैठक होता है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा फ्रांस से अगर बात करें, ठीक है, फ्रांस की बात कर लें, तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है।
तो पहली बात, फ्रांस एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, हमारा जो है देश है गणतंत्रात्मक है। हमारे देश का जो प्रमुख होता है क्या होता है, आपको कोई भी बन सकता है, ठीक है। और वो जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। यही अंतर है हमारे और ब्रिटेन के जो है सिस्टम में। तो वहाँ भी संसदीय है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे जो है गणतंत्रात्मक है, वहाँ पे वंशानुगत है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक जो होता है वहाँ वंशानुगत होता है। खैर, फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, गणतंत्र, पहला याद रखेंगे। और दूसरी बात, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है, ये भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से हम लोग आपातकालीन के समय मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, ये बात लिया गया है। सोवियत संघ की बात करेंगे तो सोवियत संघ से सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, मूल कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। अच्छा, जिनको लेक्चर स्लो लगेगा, आप सभी को पता है यूट्यूब ऑप्शन देता है, आप लोग जो है स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। साथ साथ जो प्रस्तावना में न्याय है, किस तरह के न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात, ये भी कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से ही लिया गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करेंगे। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी आपका डीपीएसपी के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपको नहीं जो है जोड़ा है, ठीक है। तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ 42वां, इसमें कौन सी बातें आपको नहीं ऐड की गई है नीति निर्देशक तत्व में, यही आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे, प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और सभी बच्चों के 6 वर्ष की आयु तक पूरी करने का शिक्षा उपलब्ध कराना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना, ठीक है। 3 है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, देखिए। तो चूंकि 42वां संविधान संशोधन की बात हो रही है और 1976 वाली, और कहाँ पूछी जा रही है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ आपको, उसमें 4 बातें ऐड की गई थी। और उसमें देखेंगे यहाँ पे, तो जो पहला लिखा है कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल में सभी बच्चों के 6 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, और आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करना, ये जो है आपका सही है। तो ऐसे में ऑप्शन तो यहाँ पे आपका सी बनेगा, ठीक है। आइए इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बात किए थे कि आपका नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ठीक है, उनमें सामंजस्य बना के चलना है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे बात किया गया था 42वां संविधान संशोधन का, ये कब हुआ था आपका 42वां, 1976 में, पहली बात। दूसरी, इसमें जो है आपको 4 नया जो है सिद्धांत ऐड किया गया, 4 बातें ऐड की गई। कौन कौन, पहली, बच्चों के में जो है आपको स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो बच्चों में जो है यहाँ पे चूंकि देखिए क्या बताना था, नहीं बताना था, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऐड किया गया था, ठीक है। देखिए, ये प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल 6 वर्ष तक जो है शिक्षा देने का, लेकिन ये बाद में ऐड किया गया था, 42 में नहीं ऐड किया गया था, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन में। ऐसे में पहला तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा भी यहाँ पे गलत था, ये दूसरा ही केवल सही था, यहाँ पे गलत बताना था, तो 1 3 सही था, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, इसमें 4 बातें कौन थी। तो पॉइंट नंबर 1, बच्चों के जो है स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 39 में, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात क्या इसमें ऐड किया गया था, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को जो है निशुल्क विधि सहायता देना, ये आपको आर्टिकल 39A में, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कौन सी ऐड की गई थी इसमें, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ठीक है, ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और ये अनुच्छेद जो है 43A में, ठीक है। यही आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा था, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये इसमें ऐड किया गया था। और पॉइंट जो है चौथी बात क्या ऐड की गई थी,
कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और उसे बेहतर बनाना है और वनों और वन जीवों की रक्षा करना है। और ये कहाँ पे लिखा है? 48 आपको ए में। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो है बातें आपको संशोधन के तहत ऐड की गई है। ठीक है, चलिए। तो 4 जो है सिद्धांत इसमें टोटल हो गए। ये तो 39 वाला पहले था, बाकी सब ऐड किया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे में ऑप्शन आपका केवल 2 ही सही है, क्योंकि 1976 में केवल एक ही बात यही ऐड किया गया है, 1 और 3 जो है गलत है। इतनी बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे चल के अगर नेक्स्ट स्टेप से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया था? ये 1978 में। और ये जो संविधान संशोधन किया गया था, तो इसके अंतर्गत जो है नीति निदेशक तत्व में क्या जोड़ा गया था? ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व में राज्य से अपेक्षा इसमें किया गया था कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करेगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कि ये नीति निदेशक तत्व में जो है कौन संशोधन करके जोड़ा गया है। तो 1976 वाली बात हम भूल गए थे। ये देखिए, ये जो आपका आय, स्थिति और सुविधा की बात है, ये भी इसमें नीति निदेशक में है, लेकिन ये कब ऐड किया गया है? ये 1978 में। ठीक है, और ये जो है आपका 44वां संविधान संशोधन है। क्लियर है? ये जो है सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार क्या करे, आपको आय, प्रतिष्ठा और सुविधा के अवसरों पे असमानताओं को कम करे। अनुच्छेद जो है 38। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक बार और संविधान संशोधन किया गया, और वो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक, और नीति निदेशक तत्व के लिए इसमें क्या बातें थी? तो ये 86वां संविधान संशोधन सबसे पहली बात कि कब हुआ था? तो 2002 में किया गया था, पहली बात। और इसके तहत जो है अनुच्छेद आपको 45, अनुच्छेद 45, और इसकी विषय वस्तु को बदल दिया गया, और इसमें बताया गया आपको कि प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद जो है आपको क्या कर दिया गया? 21A, 21A में के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी आपको संशोधित निदेशक तत्व में राज्य की अपेक्षा की गई कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये बातें इसमें रखी गई। एक बार और संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और वो था 97 नंबर का। ठीक है, और ये कब हुआ आपका? 2011 में। ठीक है, 2011 में हुआ, और इसमें जो है जो सहकारी समिति है, इससे संबंधित जो है एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। इससे संबंधित सहकारी समिति संबंधित, और इसमें आपको क्या बोला गया कि इसके अंतर्गत जो है राज्य से क्या अपेक्षा किया गया कि जो भी आपको सहकारी समिति में होगी, सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठबंधन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को क्या करना है? बढ़ावा देने का प्रयास करना है। अब देखिए आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाता, मान लीजिए कि बताइए कि 97 जो है संविधान संशोधन के तहत नीति निदेशक तत्व में क्या ऐड किया गया, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता कि सहकारी समितियों को जो है स्वैच्छिक गठन करने दिया जाए, स्वायत्त संचालन हो उसका, लोकतांत्रिक नियंत्रण हो और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। और ये जो है आपको अनुच्छेद जो है 43B में लिखा गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न तो एक ही सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4-5 प्रश्न और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए। क्लियर हो गया होगा? बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग पहले से बात किए हैं। देखिए, अच्छा यही प्रश्न मान लीजिए रहा था, और इसमें से जो है ये 42वां संविधान संशोधन हटा दिया जाता। ठीक है, अब बोला जाता है कि बताइए कि कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है इसमें जो है नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है, नए जो है नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे में आपका आंसर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 36। भारत सरकार अधिनियम 1935, मैं पहले ही बता दूंगा, यहाँ पे हम लोग अप्रोच क्या रख रहे हैं, तो दो ही तरीका होता है। एक तो कंसेप्ट को आप कवर करें और फिर क्या करें, प्रैक्टिस बहुत सारा करें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखिए कंसेप्ट तो आप लोग कवर किए होंगे अभी तक, कुछ लोग नहीं कवर किए हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप अपने कंसेप्ट को बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है पढ़ने का। ठीक है, वही अप्रोच अभी हम लोग रख रहे हैं। बाकी आपके लिए जो है आगे बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। अभी भी हम अपनी तरफ से आपके लिए ईमानदार ही प्रयास कर रहे हैं ताकि आपसे कोई प्रश्न गलती ना हो। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के संदर्भ में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 1935 की चर्चा भी किए थे। देखिए, इसने जो है प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान कर दिया। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। इनमें से कौन सा बात आपको सही है ये बताना है। देखिए 1935 का अधिनियम की बात करेंगे
तो पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। प्रांतों और रियासतों की इकाई के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो सभी वर्ड यूज किया है, इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आपका केवल एक सही है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसी से मैक्सिमम चीजें हमारे संविधान में आपको कॉपी पेस्ट एज इट इज की गई थी। तो ये जो अधिनियम था आपका 1935 का, ठीक है, इसमें जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक जो है मील के पत्थर के रूप में ये काम किया, और एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था 1935। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें जो है आपको 321 टोटल धाराएं, यानी 321 अनुच्छेद था, और 10 जो है आपको अनुसूची थी। ठीक है, ये बात भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। 335 में 300 आपको, सॉरी 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 जो है आपको अनुसूची। ठीक है, पहली बात ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूंकि यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, इसके बारे में कौन सा सही है, यानी इसका विशेषता क्या था। ठीक है, इस अधिनियम का क्या विशेषता था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। ऐसे में स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, सही हो गया। अखिल भारतीय जो संघ की स्थापना की गई, इसका मतलब प्रांतों और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया, और इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र और इकाई के बीच 3 सूची बनाई गई। ठीक है, कौन कौन, एक आपको संघीय सूची बनाई गई, दूसरा आपको राज्य सूची, और तीसरा आपको जो है समवर्ती सूची। और उस समय देखेंगे तो संघीय में आपका 59 विषय, राज्य में आपका 54, ठीक है, और समवर्ती में आपका 36 विषय। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर सही है, क्लियर हो गया। अब देखिए, उस समय 1935 के अधिनियम में ये स्थितियां थी। आज जो है भारत में संघीय में कितना है, राज्य सूची में कितना विषय है, और समवर्ती में ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या आपको याद है। ठीक है, चलिए पहला विशेषता हम बता दिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, इसके ऊपर इसमें बात किया गया था, और वायसराय को दे दिया गया था। लेकिन जो है उस समय की बात करें तो संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था, क्योंकि जो देसी रियासत थे इसमें शामिल होने से इनकार कर दिए थे, यानी संघ बनाने से इनकार कर दिए थे। खैर, ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट जो है, अगर 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था को इसमें समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, समाप्त किया गया था प्रांतों में, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। यानी प्रांतों को स्वायत्त जो है बनाया गया था, और प्रांतों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्र पे शासन का अधिकार दे दिया गया था। क्लियर है, इतनी बातें। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो प्रांतों में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, और इसके अंतर्गत देखेंगे तो गवर्नर को जो है राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के सलाह पे काम करने के लिए आवश्यक किया गया था। खैर, ये व्यवस्था जो है 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे 1935 का, इसमें केंद्र में जो है द्वैध शासन आरंभ किया गया था। क्या किया गया था, द्वैध शासन केंद्र में, पहली बार। ठीक है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आपका संघीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को विभक्त करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन ये भी आपको उतना प्रभावी नहीं बन पाया था। ठीक है, लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जो है बहुत ही ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपको बताया, इसमें जो है उस समय 11 प्रांत थे। ठीक है, भारत में 11 प्रांत थे, उसमें आपको 6 में, यानी 11 में से जो है आपका 6 में बात करें तो आपको द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। ठीक है, और कहाँ कहाँ थी ये द्विसदनीय व्यवस्था, तो बंगाल, मद्रास, बिहार, बंबई, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब, कहने का मतलब क्या है, विधान परिषद प्लस विधानसभा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1935 के अधिनियम में जो है 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त आपका प्रांत और असम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
प्रश्न में कि इनमें सभी प्रांतों में द्विसदनीय है। ये गलत क्यों हो गया? सभी की वजह से। अगर लिखता कि इसमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई तो ऐसे में आपका ऑप्शन ही सही हो जाता यदि ये सभी वर्ड यूज ना किया जाता। क्लियर हो गया होगा? ये 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 1935 का अधिनियम। इसमें जो है भारत शासन अधिनियम जो 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो जो 1858 में जो स्थापित हुआ था भारत शासन अधिनियम, उसके भारत के परिषद को समाप्त कर दिया था। यानी भारत सचिव को जो है सलाहकारों की टीम प्रदान की गई थी। इसके अलावा दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का भी विस्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और बात याद रखेंगे कि मताधिकार का विस्तार किया गया था और लगभग जो है 10% जनसंख्या को यहाँ पे मत अधिकार देने को मिला था। अभी थोड़ी देर बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 10% जो है जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। साथ ही साथ देश में जो है मुद्रा और साख पे नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। ये भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, ऐसे जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको लेक्चर को जो है 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, आप सभी को ये बातें याद हो जाएंगी। इसके बाद इसमें जो है न केवल लोक सेवा संघ की स्थापना की गई थी बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग 2 या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा की भी स्थापना की गई थी। ये भी बात याद रखेंगे, संघ लोक सेवा का भी स्थापना किया गया था, साथ ही साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और साथ साथ एक और बात याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए भी एक संयुक्त लोक सेवा की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, और 1935 के अधिनियम की बात करें तो इसी के तहत आपका 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। अब देखिए, आपको अगर पूछा जाए 1935 के अधिनियम से रिलेटेड तो कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप करने के यहाँ पे हालात में होंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर ये कितना था आपका 36 देख लिए थे, 37 देखते हैं। देखिए, भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक है, अब पहला यहाँ पे वर्ड मिल गया संवैधानिक अपकृत्य। ठीक है, देखिए तो संवैधानिक अपकृत्य ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसको समझेंगे हम थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है। देखिए, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायी को शासित करता है। ठीक है, यानी अब पता है कि राज्य कर्मचारी के द्वारा काफी सारा अपकृत्य किया जाता है और ऐसे अपकृत्य के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करना ऐसा कोई विधान नहीं है। पहली बात, न्यायपालिका ऐसे मामले में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक, इसमें देखिए दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। चलिए अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे संवैधानिक अपकृत्य वर्ड यूज किया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। अब टॉर्ट क्या होता है आपका? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे टॉर्ट क्या होता है, फिर हम संवैधानिक टॉर्ट की बात करेंगे, यानी संवैधानिक अपकृत्य की बात करेंगे। विधि के क्षेत्र में ऐसा दोषपूर्ण कार्य को अपकृत्य या अपकृति हम लोग कहते हैं, यानी टॉर्ट कहते हैं। विधि के क्षेत्र में कुछ ऐसे दोषपूर्ण कार्य हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्ट बोलते हैं, जो आपको संविदा के उल्लंघन से संबंधित न हो और न ही आपराधिक हो। ठीक है, यानी नॉन जो है कॉन्टेक्चुअल हो और नॉन आपका क्रिमिनल हो। अपकृति का प्रयोग जो है कानून में किसी ऐसे अपकर या क्षति के अर्थ में होता है। ठीक है, जिसकी अपनी कोई निश्चित विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा टॉर्ट। ठीक है, तो दोषपूर्ण कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? आपको अपकृत कहते हैं विधि के क्षेत्र में, यानी लॉ के क्षेत्र में कोई दोषपूर्ण कार्य है और उसी को अपकृत बोलेंगे। बस इतना वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, ये जो संवैधानिक अपकृत्य की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि किसी के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से मूल अधिकारों का उल्लंघन है जो सरकार के किसी घटक के द्वारा उसी आधिकारिक क्षमता के तहत किया गया हो। सरकार के किसी घटक, जैसे कर्मचारी हो जाएंगे, सरकार के घटक कर्मचारी भी हो जाएंगे ना। ठीक है, सरकार के अंदर जो भी काम करने वाले लोग हैं, तो सरकार के यदि कोई घटक है, ठीक है,
उनके द्वारा विशेष रूप से अगर मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक टॉर्ट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट बोलते हैं, ठीक है, संवैधानिक अपकृत्य बोलते हैं। क्लियर होगा? चलिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे सही था कि ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा कोई अपकृत्य अगर कर लिया गया तो राज्य उत्तरदायित्व को शासित करेगा, ठीक है। दूसरा, तो ऐसा बात देखेंगे तो भारत में ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं है, ऐसा कोई कानून जो है बनाया नहीं गया है जहां आपको देखेंगे कि राज्य के कर्मचारियों के द्वारा कोई अपकृत्य के लिए उनको उत्तरदायित्व को शासित करता है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 आप पढ़ेंगे तो सरकार के द्वारा किए गए अपकृत्यों में संघ या राज्य के दायित्व का वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए कोई बात नहीं की गई है। किसके लिए है? अनुच्छेद 300 में देखेंगे तो वहां पे सरकार के द्वारा किए गए अपकृत्यों में संघ या राज्य के दायित्व का वर्णन वहां पे किया गया है, वहां पे कर्मचारियों के लिए कोई बात नहीं किया गया, तो ऐसे में ये सही है, ठीक है। क्लियर है? दूसरा, न्यायालय ऐसे मामले में जो है पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकती है, यह बात जो है सही है, तो दूसरा आपको सही माना जाएगा। उदाहरण के लिए देखेंगे तो न्यायालय में जो है राजस्थान राज्य बनाम एक सुश्री जो है विद्यावती वाद आया था, ठीक है। राजस्थान सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ आपका सुश्री जो है विद्यावती, और इसमें जो है न्यायालय जो है प्रतिवादी अर्थात राजस्थान राज्य को वादा, जो राजस्थान राज्य था उसको बोला गया कि 15,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है न्यायालय क्या कर सकता है, पीड़िता को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, इस तरह के कंडीशन होगा तो, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। और देखेंगे तो अभी उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति जो थे रामा सुब्रमण्यम, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राय नहीं रखने पे किसी पर न तो कोई आरोपित मतलब कोई कर आरोपित किया जा सकता है, न ही उसे दंडित किया जा सकता है। ये जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति का कहना है, ठीक है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राय नहीं रखने पे किसी पे न तो कोई कर आरोपित किया जा सकता है, न ही उसे दंडित किया जा सकता है। पहली बात, यह केवल तब हम लोग कर सकते हैं जब उसकी राज्य के कारण कोई हिंसक घटना हो जाए और इस तरह के कार्रवाई के कारण हानि या क्षति हुई हो, तब उस पे वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी कि अपकृत्य के मामले में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई हिंसक घटना हो जाती है और कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो वैसे में जो है ये कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी सिंपल कहने का तात्पर्य ये था कि किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हम 15,000 की बात किए, कब दंडित आप करेंगे? उस समय करेंगे कि राज्य के कारण, राज्य जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो राज्य के अंदर सारे जो है कर्मचारी, सारे जो भी लोग आ गए, राज्य के अंदर अगर कोई हिंसक घटना होती है और इस तरह की घटना के कारण कोई हानि और क्षति होती है, तब ऐसा कार्रवाई किया जाएगा, यानी अपकृत्य वाला मामला चलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व में प्रचलित जो है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? ठीक है, तो जो भी प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था है विश्व में, पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी नहीं। पहले क्या था, आपका राजतंत्र था, लेकिन अभी लोकतंत्र व्यवस्था चल रही है और इसमें लोकतंत्र की आपको विशेषता पूछी जा रही है। देखिए, अब्राहम लिंकन के द्वारा बहुत अच्छा एक डिफिनेशन दिया गया लोकतंत्र का। उनके द्वारा को क्या बताया गया कि लोकतंत्र जो है आपको जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसके अनुमति से ही शासन चलता है और उसी के प्रगति के लिए शासन का एकमात्र जो है, यानी शासन करने का लक्ष्य क्या है कि जनता का प्रगति किया जाए। यानी लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन होता है। ये तो लोकतंत्र का डिफिनेशन हुआ अकॉर्डिंग टू जो है अब्राहम लिंकन। अब यहाँ पे आपने डिफिनेशन नहीं, आपसे विशेषता पूछा गया है। चलिए, तो विशेषता देखते हैं, आप आंसर करें इसका। चलिए, इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। पहला, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने की भी निष्पक्ष अवसर होनी चाहिए, यानी जो सत्तारूढ़ दल है उसको हारने के लिए निष्पक्ष अवसर होना चाहिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य को क्या होना चाहिए, मूल्य का वोट एक होना चाहिए, एक रूप में होना चाहिए। सरकार विधियों और विनियमन द्वारा सीमित नहीं होती है।
ये आपको विशेषता दिए गए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको आंसर करना है। देखिए, अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो अभी हम जैसे बताएं कि लोकतंत्र का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति क्या होती है, जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में ही निहित होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। चुनाव में सत्तारूढ़ अगर कोई दल है मान लीजिए, तो उसको हराने के लिए निष्पक्ष अवसर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ही दल जो है कंटिन्यू सरकार बनाते रहेगी और ऐसे में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। वहां पे एक तरह का आपको लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सरकार जो क्या हो जाएगी, रूढ़िवादिता की ओर चली जाएगी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। और प्रत्येक देश नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो। ठीक है, ये भी लोकतांत्रिक जो है विशेषता है। तीसरा भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, अगर ये विशेषता होता तो ऐसे में ये लोकतंत्र ना रह के राजतंत्र नहीं हो जाता आपका। सरकार जो है विधियों और विनिमय के द्वारा आपको सीमित होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए कि संसद में जो है आपको मूल अधिकारों को लेके संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ सीमित दायरे में रख। ठीक है, तो तीसरा तो नहीं होगा, तो ऐसे में सॉरी चौथा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर होगा सभी को? ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हम बात किए लोकतंत्र के रूप में। तो लोकतंत्र यानी लोगों का ही बनाया गया क्या आपका तंत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी शासक लोग होंगे वो क्या जाएंगे, चुने जाएंगे। किनके द्वारा? जनता के द्वारा। अब लोकतंत्र की यहाँ पे विशेषता पूछी गई थी, तो देखिए क्या क्या है। एक आध बात और ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात, जो सदन होगा उसका क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। पहली, संघ बनाने और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, यानी कोई भी चाहे तो संघ बना सकता है और संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा धर्म और भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, समावेशिता और समानता होना चाहिए। नागरिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। शासकों का सहमति होना चाहिए। मतदान का अधिकार भी होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था स्टेटमेंट नंबर 3 में। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुसूचित सरकारी जो है बंधन से मुक्ति होनी चाहिए। ये सब बातें जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप तो कुछ राजनीतिक व्यवस्था ऐसा है जहां लोग जो है आपको राष्ट्रीय और प्रांतीय सदनों के लिए अपने प्रतिनिधित्व को जो है चुन सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि लोग जो है क्या करते हैं, जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय सदनों के लिए अपने प्रतिनिधि को तो चुन सकते हैं, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधित्व वास्तव में शासक वहां पे नहीं होता है। ऐसा भी कहीं कहीं व्यवस्था है, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो शासक नहीं होता है। ऐसे में अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? सेना के पास होती है। ठीक है, ऐसा ऐसा भी आप देख रहे होंगे सिस्टम अभी पूरे विश्व में, यानी सेना जैसी चाहे वैसे व्यवस्था रह सकती है, और ऐसे व्यवस्था को हम लोग एक तरह से तानाशाही व्यवस्था कह सकते हैं। तो समझ में आया, कहीं कहीं ऐसा व्यवस्था है आपको। ठीक है, कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसा किया गया है कि लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय और प्रांतीय सदनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, लेकिन वहां पे निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व है उनके पास जो है शासन का शक्ति नहीं होता है। एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसा कौन सा देश है जहां पे ऐसा शासन है अभी। ठीक है, यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? सेना के पास होती है। और देखिए अगर सेना के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हो जाएगी तो ऐसे में जो है तानाशाही और राजशाही जो है देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई विधि वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इतना बात ध्यान रखेंगे। लेकिन लोकतंत्र की अगर बात करेंगे तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जनता में होती है, ना कि किसी सेना अध्यक्ष में, सेना में। लोकतंत्र में हमेशा जनता में होनी चाहिए, जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए लोकतंत्र में जो है अंतिम निर्णय कौन लेता है? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अब इसमें भी दो तरह के लोकतंत्र आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका सक्रिय, ठीक है, एक होता है आपका निष्क्रिय। ठीक है, हमारे यहाँ कैसा है लोकतंत्र आप लोग बताएंगे। ऐसे में अगले जो है लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सक्रिय और आपको निष्क्रिय लोकतंत्र होता है। ठीक है, हमारे यहाँ किस प्रकार के लोकतंत्र है ये लोग आप लोग बताएंगे। देखिए कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, एक बार यदि आप अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो 5 वर्षों के लिए उनका शासन होता है, बीच में आपको करने का कुछ अधिकार है नहीं। ठीक है, वैसे में हमारे यहाँ कैसे लोकतंत्र है आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, सक्रिय है या निष्क्रिय है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। देखिए जैसे मैं बात करूं, अगर चीन में बात करते हैं,
चीन का एग्जाम्पल लेते हैं। चीन में देश में देखेंगे तो संसद में चुनाव के लिए नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में वहां पे चुनाव तो होता है, आप देखते हैं, लेकिन वहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। ठीक है, पहली बात। अब देखेंगे वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट दल है, वो कभी हार ही नहीं सकता है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी हारेगी नहीं। वैसे में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी कितने दिन से वहां पे कंटिन्यू सरकार में है। लेकिन लोकतंत्र में कैसा होना चाहिए, सभी को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, जनता यदि चाहे तो किसी अन्य दल को भी जिता सके, ऐसा निष्पक्ष अवसर होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में, लेकिन वैसा वहां पे है नहीं। और इस प्रकार के लोकतंत्र को जो है सत्तारूढ़ दल की विपक्षी दलों को कोई लाभ या वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। जनता की इच्छा अनुसार ही सत्तारूढ़ दल को जो है चुनाव हराने का उचित अवसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 था कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने का निष्पक्ष अवसर होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। खैर चीन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वैसे आप बात करेंगे सऊदी अरबिया की। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में जो है आपको महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि देखिए हमारे यहाँ प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और उसका मत मूल्य सामान्य होना चाहिए, जबकि सऊदी अरेबिया में ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। एस्टोनिया जो है अपने नागरिकों में नियम इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक वर्ग के जो है लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना वहां पे कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्था देखने को मिलता है। लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए आपको, राज वर्ड पे ध्यान देंगे, राजनीतिक समानता होना चाहिए। राजनीतिक समानता, ये वर्ड यदि आप समझ गए बिल्कुल लोकतंत्र को समझ जाएंगे। राजनीति क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए इतनी बातें तो सारे लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, राजनीतिक समानता का कहने का तात्पर्य क्या है आपको, कि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक समानता पे जोर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक समान वोट होना चाहिए और वोट का मूल्य भी सेम होना चाहिए, जैसे आपका स्टेटमेंट 3 में लिखा हुआ था। लोकतंत्र में जो है कानून की नजर में सभी को समान होना चाहिए, ये भी बात है, और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। संविधान जो है संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर लोकतांत्रिक सरकार का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा था कि सरकार विधि और विनिमय द्वारा सीमित नहीं होती है, ऐसे में गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग जो है बिल्कुल समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का क्या क्या विशेषता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया था, आप उत्तर करेंगे इसका। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग, 39। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब फिर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बात किया गया। उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पे है। अब नीति निर्देशक तत्व जब हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको बताया गया था कि कुछ गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है, कुछ उदारवादी पे है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उदारवादी वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है, गोवध पे रोक लगाना है, और सहकारी समितियों का प्रचार करना है। यहाँ पे चूंकि मेंशन कर दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के रिस्पेक्ट में। तो यदि बात करेंगे उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत को, तो कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात की गई है, और ऐसे में आपका आंसर केवल बी बनेगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। आप सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में रखा गया है, आर्टिकल कहां से कहां तक है, इसका ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है और आर्टिकल कहां से कहां तक जो है रखा गया है। चूंकि यहाँ पे बात किसकी की गई थी, उदारवादी की। ठीक है, उदारवादी बौद्धिक जो है यहाँ पे सिद्धांत की बात की गई थी। तो इसमें देखेंगे तो उदारवादी विचारधारा ही होगा। ठीक है, जैसे भारत के जो है समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, उदारवादी विचारधारा का एक उदाहरण हो गया कि भारत में समस्त नागरिकों के लिए एक समान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आर्टिकल जो है 44, अनुच्छेद 44 में बात लिखी गई है। भारत में अभी जो है केवल आपको गोवा में लागू है, भारत में लागू करने की बात जो है अभी विशेष तौर पे चल रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसको कह चुका है कि यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड लाया जाए। देखिए 2 तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, थोड़ा सा जान ले यहाँ पे। तो 2 तरह का अपराध, एक तो आपका होता है, एक सिविल मामला होता है, एक क्रिमिनल मामला होता है। ठीक है,
क्रिमिनल मामले के लिए तो सारे लोग के लिए समान ही सजा होता है, लेकिन ये जो सिविल मामला होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट धर्म में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रावधान देखने को मिलेगा। ऐसे में कोशिश किया जा रहा है कि अगर सिविल मामला में भी क्या किया जाए, समान कानून बना दिया जाए। क्लियर है? तो ये है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड। खैर, इसके ऊपर अलग से जो डिटेल में बात किया जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उदारवादी जो है बौद्धिक सिद्धांत पे। तो पहला बात याद रखेंगे, उदारवादी में भी आ जाएगा कि समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए। दूसरी, सभी बालकों को जो है 14 वर्ष के आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, आर्टिकल 45। ठीक है, ये भी उदारवादी है। सभी बालक को, किसी धर्म जाति से आते हैं, सभी बालकों को क्या होना चाहिए, 14 वर्ष आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 48 में लिखा गया है ये कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में व्यवस्थित जो है आपको करना है। वही आपको ऑप्शन में था यहाँ पे, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है। तो कृषि हो, पशुपालन हो, इसको आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर सुव्यवस्थित करना है, अनुच्छेद 48। और ये भी जो है उदारवादी का ही आपका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा उदारवादी में और है 48A। अब इसमें क्या रखा गया था, अभी थोड़ी देर पहले इसका बात भी किए थे हम, कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा करना है। ये भी आपको उदारवादी में ही है। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जो भी कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक और स्थान है, वस्तु का संरक्षण करना है, ये दिया गया 49 में। ये भी उदारवादी ही है। साथ साथ जो है राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है कि राज्य की जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। ये भी एक उदारवादी ही आपका बौद्धिक विचारधारा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवृद्धि करना है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर जो है बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51। ये सब जो भी अभी हम अनुच्छेद बताए, चाहे 51, 50, 49, आपको 48 ये हो गया, 45, ये 48, ये सब क्या है, उदारवादी आपको बौद्धिक जो है सिद्धांत था। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन में और दिया था, जैसे यहाँ पे गोवध दिया था, गोवध पर रोक लगाना। ठीक है, ये गोवध पर रोक लगाना एक किस तरह का विचारधारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, तो गोवध पर रोक लगाना, या आपको एक और यहाँ पे दिया है सहकारी समिति। ये दोनों जो है विचारधारा, ये गांधीवादी विचारधारा है। कौन सा है? गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पे दिया था जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अवसरों का जो है संरक्षित रखना, ये जो है कैसा है आपको, ये समाजवादी विचारधारा है। हम लोग देखे थे वहां पे गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। तो समाजवादी क्या होगा, आपको बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस प्रश्न को अगर मान लीजिए अलग करके पूछ दिया जाता है कि इसमें गांधीवादी बताइए, गांधीवादी विचारधारा बताइए, यहाँ पे लिख देते, आपका आंसर क्या हो जाता, 3 और 4 हो जाता। ठीक है, अगर हम पूछ देते समाजवादी बताइए, आपका आंसर केवल 1 हो जाता। ठीक है, ऐसे में आप देख सकते हैं हम लोग कितना सारा प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन जो है कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 40 देखते हैं। और इस प्रकार अगर डिस्कशन करेंगे और तथ्य को आप अगर देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बिल्कुल आप पूर्ण विश्वास रख के इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी टंग जो है आपका इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और हमारा वीडियो बिल्कुल एडिटेड होता नहीं है, अपने पास जो है कोई टीम भी नहीं है कि हमारा वीडियो एडिट किया जाए। जो भी सारा कुछ काम होता है सब कुछ अपने को ही करना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी आपको अपडेशन वगैरह में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वैसे हम कोशिश करते हैं सारा कुछ जो है सही तरीके से आपको अपडेट किया जाए। ठीक है, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिर आगे चल के हम भी क्या करेंगे, एक टीम रखेंगे और एक टीम रख के आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से हम आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है, बिल्कुल बात सही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है? वर्ड पे ध्यान देंगे, किसका पूछा जा रहा है यहाँ पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात पूछी जा रही है। ठीक है, यानी यूनिवर्सल जो है फ्रेंचाइज की बात पूछी जा रही है। देखिए लोगों को मतदान का अधिकार है, ये बात पता है आपको। और भारत
भारत जो है इसमें अग्रणी रहा, ये भी बात सही है। इसमें निम्नलिखित जो देश है, इसमें पूछा गया है कि भारत के बाद कौन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को प्रदान किया है? अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर क्या बन जाएगा? केवल एक अमेरिका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया था? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। ठीक है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के ऊपर, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का सिंपल मतलब ये हुआ कि सभी को जो है, जो व्यस्क हो चुके हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, सभी को समाज में जो है व्यस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग। अब देखेंगे अगर 19वीं जो है सदी की बात करेंगे, यानी 1801 से लेके और 1900 तक की अगर आप बात करते हैं, तो इसमें लोकतंत्र के लिए जो है संघर्ष अक्सर जो है राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। इसमें जो है लोकतंत्र के लिए काम होते रहा, यानी संघर्ष किस प्रकार का कि राजनीतिक समानता मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, न्याय मिल जाए, यही जो है होते रहा। चूंकि यहाँ पे जो है 1801 से 1900 में देखेंगे तो व्यवस्था जो जैसे आज आपको देखने को मिल रही है वैसी व्यवस्था नहीं थी। सार्वभौमिक जो है व्यस्क मताधिकार आपको देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, काफी अच्छा फैक्ट है आपके लिए ये। और इसी में जो है इसका एक मांग था, प्रमुख मांग था 19वीं सदी का, कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो है मतदान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो भी वयस्क नागरिक हो गया है, उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए। और कई यूरोपीय देश में जो अधिक जो है लोकतांत्रिक हो रहे थे, उन्होंने आरंभिक समय में ही आपको मतदान की अनुमति आपको नहीं दी थी, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था आरंभिक समय में। बाद में चल के हुआ है, हम लोग देखेंगे अभी कब कब हुआ है। देखिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि पहली स्थितियां क्या रही थी कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं था। जो आप यूरोपीय देश देख रहे हैं, लोकतांत्रिक देश देख रहे हैं, वहां भी आपको आरंभिक समय में सभी लोगों के लिए मतदान की अनुमति नहीं थी। सार्वभौमिक तो बात छोड़ ही दे, सभी लोगों के लिए ही नहीं था। ठीक है, देखेंगे आप कुछ देशों में तो केवल संपन्न लोग वोट करते थे। ठीक है, उस समय की बात है, केवल संपन्न लोग करते थे, जो समृद्ध होते थे वही लोग मतदान कर सकते थे। और अक्सर देखा जाता था कि महिलाओं को जो है मतदान से दूर ही रखा जाता था। ठीक है, तो महिलाएं जो है बिल्कुल ही मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ये वो दौर था लोकतंत्र का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि बात पूछा गया था यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1965 तक अगर कहानी देखेंगे तो आपको अलग थी। ठीक है, 1965 तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत जो है व्यक्ति थे, उनको मत देने का अधिकार नहीं था। इनको, अश्वेत व्यक्ति को। ठीक है, देखिए सब वहां पे 1965 तक जो जो भी अश्वेत लोग थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था। 1965 के बाद इनको अधिकार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात करें तो अमेरिका में कब आ रहा है? 1965 में। भारत में अगर सार्वजनिक जो है व्यस्क मताधिकार की बात करें तो कब है? 1950 में है। तो 1950 के बाद है 1965, बिल्कुल ही सही है। अब अगर जापान और फ्रांस जो है आपका, ये 1950 के बाद का है, तब तो ये भी ऑप्शन सही होता। लेकिन जापान और फ्रांस में 1950 से पहले ही आपको सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार था। यहाँ पे चूंकि इसके बाद पूछा गया था तो आपका केवल अमेरिका ही सही उत्तर बनता। भारत में आप सभी को पता है कि 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। और इसमें जो है अनुच्छेद 326 के तहत अपने नागरिकों को जो है, इसके तहत अनुच्छेद 326 याद रखेंगे इसको, इसी के तहत जो है नागरिकों को क्या दिया गया? सार्वजनिक जो आपको व्यस्क मताधिकार दिया गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है आपको जापान और फ्रांस। तो जापान और फ्रांस की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो जापान में 1945 से, ठीक है, और फ्रांस की अगर बात करेंगे तो फ्रांस में 1944 से। तो 1944 से यहाँ पे सार्वभौमिक जो है व्यस्क मताधिकार था। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यानी 1944 से पहले आपको फ्रांस में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को समान जो है यहाँ पे जो भी व्यस्क है उनको मत देने का अधिकार नहीं था। 1944 के बाद हुआ और 1945 से आपको जापान में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं भारत से पहले हुआ, चूंकि भारत के बाद पूछा गया था यहाँ पे, देखिए वर्ड, वैसे में आंसर ये 2-3। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर पूछ देता भारत से पहले सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 2 और 3 बन जाता, 1 नहीं बनता। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए
इतना बात क्लियर है। कुछ बातें और सुन ले आप। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की बात करें तो सबसे पहले 1893 में जो है न्यूजीलैंड में ये शुरू किया गया, ठीक है, 1893 में। फिर इसके बाद 1917 में आपको रूस में, ठीक है। इसके अलावा जो है 1918 में जर्मनी में, ठीक है, जिनको आप विकसित समझते हैं, ठीक है। उनकी स्थितियां पहले क्या रही थी देख ले। 1917 से पहले यहाँ भी रूस में भी नहीं था, जर्मनी में भी नहीं था, ठीक है। 1919, ठीक है, 1919 से पहले आपको नीदरलैंड में भी नहीं था ये व्यवस्था, 1919 में आया। उसके अलावा देखें तो 1928 में जो है ब्रिटेन में, 1928 में जो है ब्रिटेन से आपको सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार की बात आई। 1931 से आपको श्रीलंका में, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। 1900 जो है आपको 34 से टर्की में। अभी हम बताए कि 1944 में आपको फ्रांस में, 45 में आपको जापान में, 50 में इंडिया में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट और यहाँ पे देख ले, और यहाँ से अगर दूसरा कोई प्रश्न बनाया जाएगा तो आप जो है आंसर करने के हालात में रहेंगे। 1951 में आपको अर्जेंटीना में, ठीक है। साथ साथ जो है अगर 52 की बात करेंगे तो ग्रीस में, 55 में मलेशिया में, 62 में आपको, 1962 में आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में। 1965 अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे यूएस। 1978 से जो है आपको स्पेन में, और 1994 लास्ट यहाँ पे साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो है 1994 से सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार आया है। अब देखिए यहाँ पे आप जो है कम से कम 10-20 प्रश्न यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं पूछूं कि बताइए साउथ अफ्रीका में जो है आपको सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार यानी आपका यूनिवर्सल जो है फ्रेंचाइजी की बात कब से की गई है, आप आंसर क्या करते हैं, 1994, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में हम लोग 40 प्रश्न फिनिश किया और काफी समय भी हो गया, ठीक है। अब अगला इसका हम लोग पार्ट देखेंगे, तो आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, ठीक है। कंटेंट देखिए बहुत बेहतर तरीके से हम परोसने का आपके सामने प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे लोग समझ सके। और इसके इर्द गिर्द भी अगर आपका एग्जामिनर कोई प्रश्न बनाता है तो आप जो है प्रश्न सॉल्व करने का हालात में हो। टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये होता है एनालिसिस, बेहतर तरीके से एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।